So, from this lecture, we are going to start a new topic for economy, and that is banking and capital. And this one is one of the most important topic of whole economy. तो ये डिटेल कुछ मेरे बारे में आपको पता ही है. सो मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिसेस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा इन इंडिया. तो इसका करेक्ट जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री रिलीज करती है. उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. इसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, जिसका नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. वो रिलीज करता है WPI, है ना, कंपाइल किया जाता है इसके द्वारा. अब WPI है क्या? मेन मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन इन इंडिया बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप. क्या क्या होते हैं उसमें? प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल और पावर होते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. ये 3 चीजें होती है WPI में. नेक्स्ट है कि द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टेकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन. अब इसका रीजन दे रहा हूं, पहले रीजन समझ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि द सिचुएशन इज ड्यू टू डिफिशियंसी एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटलनेक एंड इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन. तो रीजन बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब सप्लाई बॉटलनेक और इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है असहाय फील करती है टेकल करने में इन्फ्लेशन को. तो करेक्ट है, रीजन भी असर्शन भी, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है. समझते हैं कि इट स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टेकलिंग बॉटलनेक इन्फ्लेशन. बॉटलनेक इन्फ्लेशन रिफर्स टू सिचुएशन जहां पे इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट एंड इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमी लीडिंग टू एन अपवर्ड प्रेशर. कहां पे? प्राइसेस पे. और रीजन की बात करें तो सपोर्ट करता है सेशन को बाय स्टेटिंग दैट द सिचुएशन इज ड्यू टू डिफिशियंसी एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी, जैसे कि सप्लाई बॉटलनेक एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन. दिस डिफिशियंसी कैन रिजल्ट इन लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड. अब गुड्स अगर लिमिटेड अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस उनका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा. चाहे गुड्स या सर्विसेज की बात करें तो उनका प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा. तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इज अनएबल टू टेकल दिस पर्टिकुलर इशू. नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. स्टेबलाइजमेंट ऑफ नाबार्ड ये हुआ था 1982 में. सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम 1992 में आई थिंक. ठीक है, इस पर थोड़ा डाउट है, रुक जाते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड की बात किया जाए तो ये आया था 1998 में आई थिंक. और स्टेबलाइजमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक सबको पता है 1975. तो अगर क्रोनोलॉजी देखें तो क्या हो जाएगा? 4, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3. तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा? हाँ, ऑप्शन ए होना चाहिए. देख लेते हैं. RRB जो है 1976 में, है ना. नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975 में था. लेजिस्लेशन के बाद RRB एक्ट आया 1976 में. नाबार्ड की बात करें तो 1981 में. हाँ, अच्छा, एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में बाई पार्लियामेंट एक्ट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 से. सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात किया जाए तो 1992 में, बिल्कुल सही. हैज ब्लॉसम्ड इनटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात किया जाए तो इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 1998 में विद द एम टू प्रोवाइड एडिक्वेट और टाइमली शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेट इम्प्लीकेशन ऑफ अ फॉल इन इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन रेट में फॉल होता है तो उसका रीजन क्या है? चारों में से. पहला, प्राइसेस हैव फॉलन, तो इसको डिफ्लेशन बोलते हैं, ना कि फॉल इन इन्फ्लेशन रेट. तो ये गलत होगा. इन्फ्लेशन, फॉल इन इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या हुआ? कि जो प्राइसेस है ना किसी भी कमोडिटी का, वो धीरे धीरे बढ़ा, बहुत ही स्लो ग्रोथ है उसका, मतलब स्लोली प्राइसेस बढ़ रहा. प्राइसेस आर इंक्रीजिंग मोर स्लोली देन बिफोर. बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा. फूड सप्लाई हैज इंक्रीज. तो फूड सप्लाई अगर इंक्रीज होता है तो वो इन्फ्लेशन को स्लो कर देगा. डायरेक्ट कोई हम, है ना, इसमें दोनों में रिलेशन नहीं बता सकते. देयर इज इंडस्ट्रियल स्टेगनेशन. ये भी रीजन नहीं है. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल अगर स्टेगनेशन है तो जो ग्रोथ है वो कम होगी, ना कि इन्फ्लेशन रेट स्लो डाउन होगा. तो करेक्ट जवाब कौन सा हो गया? केवल 2. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. ठीक है, चौथा देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि इट इम्प्लाइज दैट अ फॉल इन इन्फ्लेशन रेट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल स्टेगनेशन, जो कि ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि फॉल इन इन्फ्लेशन रेट कुड बी अ साइन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी रेदर देन स्टेगनेशन. ठीक है, बाकी सब इनकरेक्ट क्यों है ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपके सामने. बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, है ना.
डिमोनेटाइजेशन जो 2016 में हुआ था, पहली बार हुआ था क्या? नहीं, 3 बार हो चुका है। कब? 1978 में भी हुआ था, आई थिंक 1946 में, आज़ादी से पहले भी हुआ था। तो ये तीसरी बार था 2016 में जब 500 और 1000 नोट का नोट बैन किया गया, जिसको डिमोनेटाइजेशन आप बोलते हो। तो व्हाट वाज द रीजन? नहीं है चारों में से। रिडक्शन इन द यूज ऑफ कैश इन द इकोनॉमी, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। इंक्रीजिंग इन द यूज ऑफ डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, ये भी ठीक है। एक्सपेंडिंग द टैक्स बेसिस, ये भी ठीक है। इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, नहीं, ये गलत है ना। ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब जो आरबीआई और गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव दिया डिमोनेटाइजेशन का, वो तीन की ऑब्जेक्टिव थे। क्या क्या? टू कर्व ब्लैक मनी और करप्शन बाय प्रिवेंटिंग होर्डिंग ऑफ कैश, दूसरा टू प्रिवेंट काउंटर फिटिंग ऑफ द करेंसी नोट्स, और तीसरा था एंड टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म बाय कटिंग ऑफ कैश फंडिंग ऑफ टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड एक्सपेंड द टैक्स बेसिस इन द कंट्री। Other possible benefit of demonetization were to increase saving, lower lending rates, better economy, curbing anti-social activity, or reducing counterfeit currency notes. However, increasing the growth rate of GDP was not a stated objective of the demonetization. मैंने बता दिया 3 बार हो चुका है डिमोनेटाइजेशन। 2016 में जो हुआ, 500 1000 नोट के बैन किया गया। बैन किया गया मतलब उसको बोल दिया गया कि दे आर नॉट हैव लीगल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोर इन्फ्लेशन इज डिफाइंड है। तो देखो, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फूड और फ्यूल वाले इन्फ्लेशन को हटा दो तो जो बचता है उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। इनको हटाते क्यों है? क्योंकि देखो, फूड और फ्यूल दोनों जो है ना, बहुत ही वोलाटाइल कमोडिटी है, इनका प्राइस अप डाउन होता रहता है। दैट्स वाई उनको हटाकर जो आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन में से, उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो करेक्ट जवाब क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग ओनली फ्यूल, नहीं, ओनली फ्यूल नहीं, और हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग ओनली फूड नहीं, दोनों कहाँ पे है? चौथे ऑप्शन में ही होगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग बोथ क्या क्या? फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन। तो करेक्ट जवाब हो गया ये वाला, ठीक है। अब कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ध्यान रहे, कभी कभार ऑप्शन में बोल देता है डब्ल्यूपीआई, है ना, यूपीएससी ऐसा बहुत करता है। द पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स। हेडलाइन इन्फ्लेशन मैंने बता ही दिया किस पे बेस्ड है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड है। और सीपीआई कैलकुलेट करता है प्राइसेस ऑफ अ फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स टू डिटरमाइन हाउ मच द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज चेंज। हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है कमोडिटी जैसे कि फूड और एनर्जी, विच टेंड टू बी मोर वोलेटाइल और प्रोन टू इन्फ्लेशनरी, है ना, स्पाइक्स। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? इज ऑफन क्लोजली रिलेटेड टू शिफ्ट इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो प्रोवाइड करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर विद इन द मार्केट प्लेस। अगला है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आर इंक्लूडेड। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको पता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई जो है मार्केट में सेल करता है और खरीदता है। डिपेंड करता है कि उसको जो करेंसी सप्लाई है, मनी सप्लाई है, वो कैसे कंट्रोल करना। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेगा? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, सो दैट जो एक्सेस मनी है ना मार्केट में, उसको एब्जॉर्ब कर पाए। और वहीं पर जब मार्केट जो है थोड़ा स्लो डाउन होगा तो उस टाइम पे वो क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा सच दैट कि लोगों के हाथ में पैसा है और मार्केट का जो पहिया है वो चल पाए, है ना, इकोनॉमी का पहिया। तो ये कैसा टूल है? आरबीआई का एक क्वांटिटेटिव टूल है ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। होपफुली सारा कुछ बता दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोला विद फिक्स डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड फिक्स है और सप्लाई इंक्रीज हो रहा, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज लाइकली टू, आप समझो, अगर लोगों को चाहत है ही नहीं और आप उसका सप्लाई बढ़ा रहे हो, तो अगर सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड वैसे ही है तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। वहीं पे क्यों? समझो, डिमांड और सप्लाई का सारा कुछ खेल है। अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो कमोडिटी का क्या प्राइस होगा? इंक्रीज करेगा, है ना, प्राइस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वहीं पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इसलिए दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए किसी भी मार्केट के लिए। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा प्राइसेस विल डिक्रीज, है ना। ओके, सारा कुछ डिमांड सप्लाई का खेल बता दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लीमेंट द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो देखो, नाबार्ड जो है ना, वो फाइनेंस करता है किसको? इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, सो दैट वो क्या कर पाए? सेल्फ हेल्प ग्रुप को, है ना, बैंक लिंकेज प्रोग्राम का फायदा उपलब्ध करा पाए। तो इसलिए कमर्शियल बैंक, आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे
पैसे देते हैं SHG को, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, लेकिन नाबार्ड जो है डायरेक्टली नहीं देता, तो इसलिए करेक्ट गलत जवाब हो जाएगा। डज नॉट पूछा था तो इसलिए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑफ टू इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड ने स्टार्ट किया था 1992 में टू लिंक द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद द फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर। अंडर दिस प्रोग्राम बैंक वर अलाउड टू ओपन सेविंग अकाउंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एंटिटी विच यूजुअली हैज अ मेंबरशिप ऑफ लगभग 15 से 20 मेंबर होते हैं, वेरी लो इनकम फैमिली, यूजुअली वुमेन्स, है ना। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू न्यू RBI गवर्नर, माफ कीजिएगा, RBI गवर्नर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी। तो कौन कौन से फैक्टर है जो एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी को, है ना, इम्पेक्ट करते हैं? हाई इन्फ्लेशन रेट, बिल्कुल, अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो जो एक्सचेंज रेट है, मतलब पैसा क्या होगा, वो डिप्रिसिएट करेगा, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो बिल्कुल एक्सचेंज रेट को इम्पेक्ट करता है। हाई फिजिकल डेफिसिट, अगर ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट को बारो करना पड़ेगा, और बारो करेगी, फिर से मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली जो मनी डिप्रिसिएट कर जाएगा, मतलब उसकी जो वैल्यू है मनी की, मतलब रुपीज जो है वो फॉल करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू घट गई। अगला हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये भी डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्रूड प्राइसेस रहा तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो जो मनी सर्कुलेशन है हमारे इकोनॉमी में वो कम होगा और उसका एप्रिसिएशन हो जाएगा, रुपीज एप्रिसिएट कर जाएगा। तो तीनों के तीनों इम्पेक्ट करते हैं। दैट्स वाई द आंसर विल बी ऑल एबव 3। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया कि कैसे अफेक्ट करता है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड इन इंडिया? तो जग जाहिर है कि सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करती है किसको? म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट को, है ना। क्या है सेबी? एक एपेक्स रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड इंटरमीडिएटरीज है, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। सेबी रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड थ्रू दी सेबी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1996, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है फॉर फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ म्यूचुअल फंड। सेबी ऑल्सो इशू करता है सर्कुलर और नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एड्रेस करने के लिए वेरियस इशू रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इंश्योर करना फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस को। अगला है कि हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मेंटेन करता है हमारे इंडिया में? तो देखो, हर एक कंट्री का मोस्टली सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट करती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। तो हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज RBI। ठीक, दे आर मेड ऑफ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? गोल्ड होता है, स्पेसिफिक करेंसी होती है, और वो बफर एक्ट करती है, बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक, फैसिलिटेट करती है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को, और प्रमोट करती है ऑर्डरली डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? RBI बता ही दिया। और मेन कंपोनेंट फॉरेन करेंसी का क्या क्या है? वो है गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको SDR बोलते हैं, और रिजर्व ट्रेंस पोजिशन इन दी IMF। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है इन चारों में से। पहला, प्राइस स्टेबिलिटी, बिल्कुल। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रुक जाते हैं अभी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट, नहीं। और फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बिल्कुल। तो तीनों को, पहला, दूसरा और तीसरे को करती है, बट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एसेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी है जो मैनेज करती है साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। और मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक या फिर सिमिलर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस टूल, जैसे कि इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और ओपन मार्केट ऑपरेशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एसेट जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मनी सप्लाई या फिर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। It is more of a fiscal policy objective that can be achieved by the taxation, public expenditure और subsidies। तो इस लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर होगा। तो आज के लिए कोट है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज, दे वेरी इन देयर डिजायर टू रीच देयर पोटेंशियल। तो कहते हैं ना कि जितना ज्यादा आपके पास भूख होती है ना, उतना ज्यादा आप पचा सकते हो। मतलब वो कैपेबिलिटी आप में डेवलप हो जाती है पचाने की, अगर आपके पास भूख ज़्यादा है तो इसलिए अपने डिजायर को, अपने पोटेंशियल को, है ना,
जिंदा रखिए कि हमें एक ग्रेट हाइट तक पहुंचना है, हमें बहुत अचीव करना है लाइफ में। इस तरीके से आप अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये छोटा सा कोट यही बताता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। तो अपने डिजायर टू रीच द पोटेंशियल पहचानते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।